नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन, आपके चहीते प्रोग्राम खबर दिन भर के साथ हाजिर हूं। और खबर दिन भर में उन तमाम अहम खबरों पर डालेंगे नजर जो आज महत्वपूर्ण खबरों में शुमार हैं। कौन कौन सी 5 खबरें जो हमारे हिसाब से महत्वपूर्ण रही हैं दिन भर, आपको आज उस प्रोग्राम के जरिए बताएंगे। बताते हैं आपको कौन कौन सी 5 खबरें हैं। सबसे पहले आज हम जिस बात का जिक्र करेंगे वो खबर भी हम आपको बताएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन कौन सी वो खबरें हैं। 5 खबरें आपको अब हम बताते हैं, जरा समझिए। जरा पहली खबर अल्लाह अकबर की करेंगे, क्योंकि वो वीडियो आपने भी देखा होगा। पहलगाम हमले के वक्त एक युवक अल्लाह अकबर चिल्लाता है, वीडियो वायरल होता है और सोशल मीडिया पर तय हो जाता है कि यही है संदिग्ध। नाम आता है मुजम्मिल का, जो उस वक्त एक जिप लाइन ऑपरेटर था। अब एनआईए ने पूछताछ की, लेकिन शुरुआती जांच में साफ हुआ ना उसका हमले से कोई लेना देना था, ना साजिश थी, ना कोई कनेक्शन था। तो आखिर ये वीडियो कैसे वायरल हो गया, क्यों वायरल हो गया और अल्लाह अकबर इसने क्यों कहा था, आपको डिटेल बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। आखिर जिप लाइनर ऑपरेटर ने अल्लाह अकबर क्यों कहा, उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट कैसे शुरू हो गई और एनआईए ने पूछताछ में क्या कुछ हासिल किया, यह खबर अहम रहेगी। इसके अलावा दूसरी जो अहम खबर है उस पर भी जिक्र करेंगे। दरअसल जिक्र करेंगे जिसे कभी मास्टर कहा जाता था, जो बच्चों को पढ़ाता था, आज वही आतंक का मास्टर माइंड बन गया। नाम है आदिल हुसैन ठोकर। इग्नू से मास्टर्स किया, अनंतनाग में डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की, लेकिन अब वही नाम देश के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बन चुका आदिल, जिसके सिर पर अब इनाम रखा गया है। कभी मां बाप को लगा था बेटा नाम रोशन करेगा, लेकिन बेटे ने तो नाम को मटिया मलेत कर दिया। आखिर गद्दार आदिल कैसे बन गया, कैसे उसने साजिश में एक अहम किरदार निभाया, विस्तार से आपको आगे बताएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी रहने वाली है पोस्टर वॉर की। पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और सियासत में तीर कम, तलवारें ज्यादा चलने लगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी की एक फोटो पोस्ट की जिसमें दिखे सिर्फ कपड़े और कैप्शन था जिम्मेदारी से गायब। जाहिर था निशाना प्रधानमंत्री पर था, लेकिन बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। कहा यह सोच वही है जो सर तन से जुदा की धमकी देती है। सवाल अब यह कि क्या हमले की संवेदनशीलता पर चर्चा होगी या पोस्ट और पोस्टर की लड़ाई अब चलेगी। विस्तार से आपको आगे की खबर इसके जरिए बताएंगे। क्या वार पलटवार हुआ, बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा चौथी अहम खबर दरअसल गुजरात से रहने वाली है। गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर चला है। निशाने पर थी वो बस्तियां जहां गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी। चंदोला झील के पास अवैध कब्जे को मिटा दिया गया जमीन से। अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस की इस ज्वाइंट कार्रवाई ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ अवैध निर्माण नहीं बल्कि घुसपैठ की गहरी परतें हैं। सवाल अब यह है कि क्या देश के अलग अलग शहरों में भी ऐसी मिनी बांग्लादेश पनप रहे हैं। आज इस बात की भी आपको तस्दीक देंगे, बताएंगे क्या कुछ ये मिनी बांग्लादेश कैसे तहस नहस कर दिया गया। इसके अलावा पांचवी अहम खबर रहने वाली है। दरअसल उस खबर से पांचवी अहम जो खबर रहेगी वो भी अब हम आपको बता दें। हाई लेवल मीटिंग हुई है। दरअसल पहलगाम की घाटियों में गूंजी जब दर्द की चीखें, तब दिल्ली की सत्ता की गलियारों में खामोश पर सख्त फैसला लिया गया। पीएम मोदी की अगुवाई में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग में भारत की सुरक्षा नीति की सबसे बड़ी रीढ़ अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। उसी टेबल पर तय हुआ भारत का अगला जवाब, तीखा, ठोस और आतंक के घर तक जाकर हमला करने वाला। आगे बताएंगे कि क्या सेना को मिली है खुली छूट का असली मतलब और कब उठेगा बदले का पर्दा। इन सबको विस्तार से आपको बताएंगे ये 5 खबरें। इसके अलावा दरअसल चर्चा करेंगे बात पते की जाते जाते। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन जब शुरुआत की बात आएगी तो शुरुआत दरअसल उस खबर से करेंगे शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जहां पर दरअसल नीचे आतंक की आग बरस रही थी,
गोलियों की गूंज से कांप रही थी घाटी और ठीक उसी वक्त ऊपर आसमान में एक जिप लाइन ऑपरेटर जोर जोर से चिल्ला रहा था, अल्लाहू अकबर। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत थी। बेसुरन घाटी में उस दिन मौत का तांडव हुआ, 26 निर्दोषों की जान चली गई और अब इस खौफनाक हमले का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है ऋषि भट्ट नाम के एक पर्यटक ने, जो उसी वक्त अपनी फैमिली के साथ जिप लाइन कर रहा था। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, यहां पर आपको वीडियो भी नजर आएगा। साथ ही साथ जिप लाइनिंग, ये आप वीडियो देख पा रहे हैं, ये वीडियो दरअसल ऋषि के जरिए बनाया गया था। ऋषि भट्ट नाम के एक पर्यटक ने यह वीडियो बनाया जो उस वक्त अपनी फैमिली के साथ जिप लाइनिंग कर रहा था। उन्होंने बताया जैसे ही वो हवा में झूले तभी गोलियों की आवाजें गूंज उठी। उस खतरनाक पल में जिप लाइन ऑपरेटर ने 3 बार चिल्लाकर कहा अल्लाहू अकबर और फिर बिस्मिल्लाह। वीडियो में साफ सुनाई देता है कि 4 से 5 आतंकी कैसे मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे। लोग जान बचाने के लिए जंगलों में भाग रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी। ऋषि भट्ट की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार था और सामने थी मौत। लेकिन सवाल यह था कि उस ऑपरेटर ने उस वक्त ये नारे क्यों लगाए? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक भावना थी या फिर कोई साजिश? अब इस पूरे मामले में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद कूद पड़ी है। ऑपरेटर से पूछताछ की गई, उसकी पृष्ठभूमि खंगाली गई और उसका कोई लिंक नहीं पाया गया। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक कि जांच सिर्फ नारे तक सीमित नहीं रही बल्कि ऑपरेटर की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और आतंकी ग्रुप से संभावित कनेक्शन भी देखे गए। लेकिन सवाल सिर्फ एक ऑपरेटर का नहीं, सवाल हमारी सुरक्षा का है, हमारी आस्था का है, उन मासूमों का है जिनकी जान वह दहशत में चली गई। यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर कोई गहरी साजिश? इसका जवाब जरूर वक्त देगा। मैं बताऊं तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके, जैसे मैं बताऊं तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप। देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, एक कलेक्टिव जस्टिस की बात होती है और कलेक्टिव पनिशमेंट की बात हो रही है। कश्मीर में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि उन एरियाज को, उन घरों को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने अपने जिनके बच्चे मिलिटेंट या टेररिस्ट होते, उन्होंने तकरीबन 10-10, 20-20 साल उस घर के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। और उसकी फैमिली ने, मैं कलारूस की बात करूंगा, जो मैंने देखा है 15 साल से पहले वो लड़का उनका भाग गया है वहां से, और उनकी फैमिली ने वो पब्लिकली कंडेम किया है और उसको डिसोसिएट किया था अपने इससे। बावजूद उसके उनकी फैमिली के हाउस को भी ब्लास्ट में उड़ा दिया गया। और जो आपकी बात, जो आप बात कर रहे हैं जिप लाइन ऑपरेटर की, मैंने वो वीडियो देखा। देखिए, ये नेचुरल है। जब भी कोई कैटास्ट्रॉफ होता है सामने, तो इंसान किसको याद करेगा? इंसान ऊपर वाले को याद करेगा। क्यों? चूंकि वो मुसलमान है, वो अल्लाह को याद करेगा। अगर हिंदू हो तो वो भगवान को याद करता।
नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त इस सिचुएशन में कुछ ऐसे कम्युनल फोर्सेस हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो सोशल मीडिया में कोशिश कर रहे हैं कश्मीरियों को बदनाम करने की, नफ़रत फैलाने की, ताकि जो टेररिस्ट ने काम किया उसने नाम पूछा तो उसी एजेंडे को ये लोग आगे चलाना चाहते हैं, मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। देखिए, जय श्री राम हो या अल्लाह अकबर हो, तो जब भी किसी को कोई मुश्किल काम आता है, कोई मुश्किल में होता है, तो वो अल्लाह ताला का नाम लेता है। तो हम मुसलमानों में अक्सर ये होता है कि जब हम कोई बोझ भी उठा रहे होते हैं या कहीं तकलीफ होती हो तो हम अल्लाह अकबर बोलते हैं मुसीबत के वक्त में। तो ये कहना कि इन्होंने अल्लाह अकबर बोला और इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना, मैं कहती हूँ ये जो भी आदमी है ये गठिया है, तो इसके ऊपर जितनी भी लानत भेज रहे हैं वो इस पे कम है। 22 अप्रैल बेसरन घाटी का वो दिन जब आसमान साफ था लेकिन जमीन पर खून बहा। 4 आतंकवादी, जिसमें 3 पाकिस्तान से भेजे गए थे और एक लोकल गाइड आदिल ठोकर हुसैन था। कोकरनाग के जंगलों से 22 घंटे की ट्रैकिंग करके ये दरिंदे यहां पहुंचे थे, सैलानियों के वेश में नहीं, जल्लाद बनकर। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह जैसी फायरिंग भी शुरू हुई। जिप लाइन ऑपरेटर के नारे भी सुनाई दिए। सवाल उठा कि यह डर में चिल्लाया गया या फिर कुछ और था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया आतंकियों ने टूरिस्ट को कलमा पढ़ने को भी कहा था। जो नहीं पढ़ सके उन्हें करीब से गोली मार दी। इसके बाद टूरिस्ट की पैंट उतरवाई गई, धर्म की जांच की गई और फिर हत्या कर दी। एक वीडियो ने जांच को मोड़ दिया। आदिल ठोकर, जो 2018 में पाकिस्तान गया था, वो अब पाकिस्तान के आतंकियों का पनाहगार बन चुका है। खाना और गाइडिंग दे रहा था। ये आतंकी अकेले नहीं आए थे, इन्हें यहां जमीन दी गई, आंखें मूंदी गई, रास्ता दिखाया गया और आज एनआईए पूरे नेटवर्क को खंगाल रहा है। वो लोग जो टूरिस्ट गाइड थे लेकिन मुखबिर निकले, वो लोग जो फोटोग्राफर थे लेकिन चुपचाप वीडियो बना रहे थे। ये हमला सिर्फ गोली से नहीं हुआ, ये हमला उस भरोसे पर हुआ जो हमें कश्मीर से जोड़ता है। अब एनआईए के पास जवाब तलाशने के वक्त है, हमारे पास सवाल पूछने का वक्त है। बेसरन घाटी का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। 26 बेगुनाह मारे गए, लेकिन एक सवाल जिंदा है, लेकिन एक भी सवाल जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन ये आदिल कौन है? आतंकी आदिल 2018 में धार्मिक कट्टरता की ओर झुकाव के बाद हिजबुल से जुड़ा, वैध दस्तावेज के जरिए पाकिस्तान गया, लश्कर ए तैयबा के कैंपों में ट्रेनिंग इसने बाकायदा ली। उसके बाद 2024 में कश्मीर घाटी में ये फिर लौट गया। लश्कर की ट्रेनिंग लेने के बाद 2024 में ये घाटी लौटा। पाकिस्तानी आतंकियों का स्थानीय मददगार बन गया। जो भी पाकिस्तानी आतंकी थे उनका ये मददगार बन गया गाइड के तौर पर। आतंकियों को पनाह देना, लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, ट्रैकिंग गाइडेंस देना, ये इसका काम बेसिकली था। कोकरनाग जंगलों में 22 घंटे की ट्रैकिंग हुई। पाक आतंकियों की आदिल ने यहां पर मदद की थी। स्थानीय मुखबिर जो थे उनको अपना नेटवर्क दरअसल यहां खड़ा करना था, जिसमें टूरिस्ट गाइड और रोजगार वाले लोग शामिल रहते हैं। ये दरअसल वो इस तरह के लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं। फोटोग्राफर्स के कैमरे में पुख्ता सबूत कैद हुए, आदिल की गतिविधियां कैद हुई। तो ये पूरा मामला दरअसल देखने को मिला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि अब वो राजनीति का खेल भी बन चुका है। और इस बार इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच का विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस ने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर और हाथ पैर गायब दिखाए गए। पोस्टर के नीचे लिखा था, जिम्मेदारी के समय गायब। अब आप सोचिए, जब देश में आतंकवाद की चपेट में हमारा कश्मीर और हमारी जिंदगियां आई हों, तो क्या यह एक गंभीर मुद्दा है या केवल राजनीति का मसला बन जाता है? क्या यही वो समय है जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, या फिर विपक्ष को केवल सत्ता से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता? बीजेपी ने पलटवार करते हुए लश्कर ए पाकिस्तान कांग्रेस कह दिया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान को सिग्नल दे रही है, जबकि भारत एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के तहत आतंकवाद का जवाब गोलियों से देगा, बिरयानी से नहीं। अब क्या कांग्रेस ने सच में पाकिस्तान को क्या संदेश दिया? क्या यह वही कांग्रेस है जो कभी अपनी धरती पर पाकिस्तान के आतंकवादियों को छुपाने के आरोपों से मुक्त होने का नाम नहीं ले पाई? क्या अब उनके पोस्टर में गायब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश है?
बीजेपी का कहना है कि नई भारत की ताकत पाकिस्तान को चुटकी में नष्ट कर सकती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या कांग्रेस का ये जो हरकतें हैं और ये पोस्ट किया गया है आतंकवादियों को खुश करने का प्रयास था, या फिर ये केवल भारतीय राजनीति के और झगड़े की शुरुआत है? बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के कहने पर ही कांग्रेस हर कदम उठाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के पोस्टर्स के जरिए यह कह दिया गया, जिम्मेदारी के समय प्रधानमंत्री गायब। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को अपने राजनीतिक हित से ऊपर कुछ नहीं दिखता है? देश की सुरक्षा पर ध्यान नहीं है? क्या एक ऐसे समय में जब पाकिस्तान खुले तौर पर हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है, कांग्रेस को पाकिस्तान से समझौता करने वाली भाषा नहीं छोड़नी चाहिए? तो इन सब के बीच जो सवाल उभर कर सामने आते हैं वो हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम केवल शब्दों से लड़ेंगे या फिर पाकिस्तान को एक सशक्त जवाब देंगे? और क्या कांग्रेस अपने राजनीतिक खेलों से ऊपर उठकर इस वक्त देश की सुरक्षा पर ध्यान देगी या फिर देश की एकता को तोड़ने में लगी रहेगी? जैसा कि बीजेपी कहती है हमारे पास गोलियां हैं, बिरयानी नहीं, तो क्या यही सही समय है जब हमें सभी बटे हुए टुकड़ों को जोड़कर आतंकवाद के खिलाफ एक सशक्त जवाब देना चाहिए? जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, यह तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। आप देखिए इस तस्वीर में क्या प्रतिबिंबित है। ये शरीर है, सर नहीं है। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है, पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान हैं, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी आज। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं। अब बढ़ते आगे, एक और खबर से आपको रूबरू कराते हैं। 60 जेसीबी मशीनें, 2000 जवान, 10 ड्रोन्स और 1 बुलडोजर, उसकी दहाड़। गुजरात के अहमदाबाद में आज जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। मिनी बांग्लादेश के नाम से बदनाम चंदोला झील के पास सरकार का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा है। 3000 से ज्यादा अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया और ये कोई आम तोड़फोड़ नहीं, बल्कि एक मिशन है अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क को निस्ते नाबूद करने का। इसी इलाके में बसे सियासत नगर बंगाल वास में हजारों बांग्लादेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से बस चुके हैं और अब एक सर्वे के बाद पुलिस ने साफ कर दिया है, अब बचेगा कोई नहीं। महबूब पठान उर्फ लल्ला बिहारी वही शख्स है जिसने इन घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज दिलाए। अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यह सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब देश अभी पहलगाम की वो चीखें नहीं बोला जहां आतंकियों ने धर्म देखकर गोलियां बरसाई थी। सवाल सीधा है, क्या अब भारत वो पुराना भारत नहीं रहा जो सह लेता था? क्या ये नया भारत अब दस्तक नहीं देता, सीधे दरवाजा तोड़ता है? गुजरात का ये बुलडोजर सिर्फ ईंटें नहीं गिरा रहा है, ये संदेश दे रहा है कि अब कानून से खेलने वालों को सिर्फ कानूनी भाषा ही समझाई जाएगी। क्या आपको लगता है इस साजिश के पीछे कोई बड़ा नाम छिपा था? जी हां, महबूब पठान, वही नाम जिसने इस घिनौनी साजिश को अंजाम दिया। महबूब ने अवैध घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए
और अब अहमदाबाद पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन क्या महबूब अकेला था या फिर इसके पीछे और भी ताकतें हैं जो अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं? इसकी तफ्तीश और ज्यादा तेज हो चली है जो की जा रही है। लेकिन एक बात तो तय है, ये पूरी अवैध कॉलोनी जहां मिनी बांग्लादेश के नाम से शुमार थी, इसको ध्वस्त किया गया है। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात थे। और ये कार्रवाई लगातार की जा रही है और ऐसा देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर जो भी अब अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं उनके खिलाफ एक तरीके से कार्रवाई तेज हो चली है। रात का माहौल, धीमी धीमी हवा और दिल्ली में एक ऐसी बैठक जो शायद इतिहास में दर्ज होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुलाई गई इस हाई लेवल सुरक्षा बैठक का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन अंदर क्या हुआ इसके संकेत अब धीरे धीरे बाहर आने लगे हैं। बंद दरवाजे के पीछे 70 मिनट तक हुई बातचीत ने पूरे देश के सैन्य नेतृत्व को एकजुट किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री ने आखिर इनसे क्या कहा? क्या भारत अपनी रणनीति बदलने जा रहा है? क्या पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है या फिर कुछ और बड़ा कदम उठाने का समय आ गया है? जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद यह बैठक बुलाई गई। 26 निर्दोष लोग इस हमले का शिकार हुए और प्रधानमंत्री ने जिस शब्दों में इसे व्यक्त किया, आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को पृथ्वी के छोर तक खदेड़ेंगे, वो निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार कड़ा कदम उठाने वाली है? क्या ये सिर्फ एक शब्दों का युद्ध था या इसके पीछे एक ठोस सैन्य योजना तैयार हो रही है? बैठक के बाद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें विपक्षी दलों ने भी सरकार के हर कदम में पूरा समर्थन देने का वादा किया था। ये सिर्फ एक सरकारी बैठक नहीं थी, ये भारत के रुख को एक साफ संदेश था। अब पूरे देश की नजरें इस पर हैं कि इस मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए और क्या हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कोई निर्णायक कदम उठाया जाएगा। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ इसमें निर्णय लिए जा सकते थे या कि लिए गए। हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई, टारगेट, समय और तरीका तय करें आर्मी। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने, एक बार फिर से प्ले कीजिए, एक बार फिर से इसको प्ले कीजिए। हाई लेवल मीटिंग जो खत्म हुई है उसमें अब क्या कुछ देखने को मिला है, जरा समझिए। भारतीय सैन्य बलों की तो आपको बताते चलें, ये हाई लेवल मीटिंग खत्म हुई। पहलगांव हमले के बाद सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशिष्ट इकाइयों को भी ऑपरेशनल रेडीनेस मोड पर रखा गया है, यानी कि रेडी रखा गया है। निगरानी ड्रोन, सैटेलाइट इमरजेंसी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरस्पेंट पीओके में आतंकी लॉन्च पैड की गहन निगरानी कर रहे हैं सभी लोग। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी है। इसके अलावा करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, पीएम मोदी ने सेना को कहा है कि पूरी तरीके से आपको खुली छूट है, आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। भारतीय सैन्य बलों के पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो ये तय करो, इसके टारगेट्स कौन से हों, इसका समय क्या होना है, ये ऑपरेशनल निर्णय लेने के लिए सैन्य बलों को खुली छूट दी गई है। किस तरह से आपको पहलगांव हमले के बाद सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। अब बढ़ते हैं आगे, एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल आईपीएल 2025 की चमकदार रात में जब राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात
टाइटंस का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, एक इतिहास बनने जा रहा था। तभी मैदान में उतरा 14 साल का एक तूफान, वैभव सूर्यवंशी। सिर्फ 35 गेंदों में शतक, वो भी आईपीएल इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज के जरिए सबसे तेज। 11 आसमान छूते छक्के, 7 जमीन चीरती चौके और मैदान पर एक ऐसी तबाही जिसे देख यूसुफ पठान का 2010 वाला रिकॉर्ड भी कांप उठेगा। सिर्फ बल्ला ही नहीं बोला, एक सपना चीख चीख कर बोला कि उम्र नहीं, इरादे मायने रखते हैं। इस स्टेडियम की हर सांस थमी थी और क्रिकेट को एक नया हीरो मिल गया था। इस बच्चे ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि हर युवा को ये यकीन दिलाया कि जज्बा हो तो उम्र की कोई सीमा नहीं होती। और इस रिकॉर्ड ने आईपीएल की दुनिया में वैभव को बना दिया द नेक्स्ट बिग थिंग। वैभव ने सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच हुए मैच में हासिल किया। वैभव ने 11 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 38 गेंदों में 101 रन बनाए। वैभव के 101 रनों में से 94 रन सिर्फ चौके और छक्कों से आए थे। इस दौरान उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा। आईपीएल में इससे पहले सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज यूसुफ पठान थे। उन्होंने भी राजस्थान के लिए ही खेलते हुए यह कारनामा किया था। यूसुफ ने साल 2010 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 37 गेंदों में शतक ठोका था। पंजाब किंग्स की ओर से खेल रहे 24 साल के प्रियांश आर्या ने अपने पहले ही सीजन में ताबड़तोड़ शतक जड़ दिया। उन्होंने चेन्नई किंग्स के खिलाफ मल्लापुर में महज 40 गेंदों में शतक ठोका था। सनराइजर्स हैदराबाद के ताबड़तोड़ युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी इसी साल सबसे तेज शतक मारने वालों की लिस्ट में जगह बनाई है। उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ हैदराबाद में सिर्फ 40 गेंदों में ही शतक जड़ दिया था। आईपीएल में भारतीय बल्लेबाजों के जरिए सबसे कम गेंद में शतक लगाने के मामले में मयंक अग्रवाल 5वें नंबर पर हैं। मयंक ने साल 2020 में पंजाब के लिए खेलते हुए राजस्थान के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में शतक ठोका था। तो जरा समझिए, जरा वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में 35 गेंदों में शतक ठोका। ये वो खिलाड़ी है जो आईपीएल में सबसे कम गेंद में शतक लगाने वाले 5। वैभव सूर्यवंशी के अलावा यूसुफ पठान 37 गेंदों में उन्होंने शतक ठोका था 2010 में, और उसके अलावा प्रियांश आर्या ने इसी सीजन में ही 40 गेंदों पर शतक ठोका है। प्रियांश आर्या भी उन्हीं में शुमार हैं। अभिषेक शर्मा ने भी इसी सीजन में 40 गेंदों में शतक ठोका था। ये वो 5 भारतीय आईपीएल में हैं जिन्होंने सबसे तेज शतक ठोके हैं। मयंक अग्रवाल 45 गेंदों पर शतक ठोकने वाले खिलाड़ी थे और उसके अलावा अब सबसे कम उम्र में शतक वैभव ने ठोका। आईपीएल के मैच में मात्र 35 गेंद में शतक मार के अपने टीम राजस्थान रॉयल को जीत दिलाया है। उसके इस उपलब्धि के लिए हम लोग काफी खुश हैं। हम लोग के साथ साथ हमारा पूरा इलाका, राज्य, जिला और पूरा बिहार और देश उसके शानदार बैटिंग के लिए खुशियां मना रहा है। वैभव के इस योगदान और उपलब्धि के लिए हम राजस्थान रॉयल के पूरे मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। पिछले 3-4 महीने से वैभव को राजस्थान रॉयल अपने पास रख करके बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करा रहे थे। उसके हेड कोच राहुल द्रविड़ सर, बैटिंग कोच विक्रम राठौर सर, जुबिन भरूचा सर, सईराज बहुतुले सर और रोबी सर, सभी मिलके इसके खेल को वहां सुधार रहे थे और अच्छा बना रहे थे। वैभव भी काफी मेहनत कर रहा था, उसी का परिणाम है कि वैभव आज इतना अच्छा खेला है। इसके साथ साथ बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी सर को भी हम दिल से, सब परिवार दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में वैभव को बिहार से खेलने का मौका दिया और वैभव ने अच्छा खेल दिखाकर आज इस मुकाम पर वैभव पहुंचा। चलिए, आप जाते जाते आपको बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि जिंदगी हर दिन तुम्हें परखती है, कभी गिराकर कभी थकाकर, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होती है जो थकने के बाद भी चलता है। क्योंकि चलने वाला मंजिल से दूर हो सकता है लेकिन रुकने वाला मंजिल से हमेशा दूर रह जाता है। तो यही कारण है कि जिंदगी हर दिन तुम्हें परखती है, कभी गिराकर तो कभी थकाकर, लेकिन जीत सिर्फ उसी की होती है जो थकने के बाद भी चलता रहता है। तो थकने के बाद भी चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि अगर आप चलते रहेंगे तो जरूर जीत आपकी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।